हम जानते हैं कि इस पृथ्वी नामक ग्रह पर लगभग 200 से भी ज़्यादा देश हैं। हर एक देश की अपनी एक अलग सभ्यता और भाषा शैली है। हम जिस देश में रहते हैं यानी कि भारत में, वहाँ एक कहावत प्रचलित है कि एक कोस पर पानी बदले और दो कोस पर वाणी। अलग अलग आंकड़ों के अनुसार ये दावा किया जाता है कि हमारे देश में लगभग 100,000 से भी ज़्यादा बोलियाँ बोली जाती हैं। लेकिन भारतीय संविधान के अनुसार 22 भाषाओं को वैधानिक दर्जा प्राप्त है। इन सब के इधर अगर बात करें हम तो एक प्रश्न उठता है कि इन सारी भाषाओं की जननी कौन है। तो इन्हीं दावों और आंकड़ों से पता चलता है कि संस्कृत जो है विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषाओं में से एक मानी जाती है। इसी संस्कृत भाषा को देवभाषा भी कहा जाता है। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है। आज हम आप पहुँचे हैं एक नई चर्चा के साथ। चर्चा में जो हमारे साथ मेहमान हैं वो इसी संस्कृत भाषा के रिसर्च स्कॉलर हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय से अपनी PhD कर रहे हैं। तो आज हम इसी संस्कृत भाषा के इर्द गिर्द बात करने वाले हैं। इस बात पर भी ज़्यादा जोर रहेगा कि इस आधुनिक युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में इस संस्कृत भाषा को हम पैरेलल तौर पर कहाँ तक ले जा सकते हैं या पर कहाँ तक इसका स्थान पाया जाता है। तो आइए संवाद का आनंद लिया जाए। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता स्तुवन्ति दिव्यस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। क्या बात है। मतलब इस प्रकार अच्छा इसको इस श्लोक को मतलब शुरुआत का कुछ कहा जाता है क्या? जी, मंगलाचरण जी। को संस्कृत में कोई भी प्रोग्राम होगा, कोई भी कार्यक्रम होगा, इवन भारतीय संस्कृति में भी परिसमाप्ति हो, इसीलिए कि उस कार्यक्रम में मतलब कोई बाधा ना हो, मतलब सही तरीके से संपूर्णता को प्राप्त हो। इसीलिए प्रश्न यहीं से बातचीत शुरू की जाए कि संस्कृत को, जैसे आप लोग बता रहे कि आप PhD के मतलब PhD कर रहे हैं, स्कॉलर हैं वहाँ के, संस्कृत को क्यों लेना चाहिए या क्यों पढ़ना चाहिए? जैसे कि अगर कंपैरिजन देन बात की जाए गणित के या फिर साइंस के, तो संस्कृत को क्यों पढ़ें या क्या आगे चीज़ें होनी चाहिए, इस पर थोड़ा सा बताइए। देखिए, संस्कृत की जहाँ तक बात हो रही है तो हम संस्कृत में इसकी सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, उसके बाद में जॉब कहाँ मिल रही है, दोनों तरीके से बात करेंगे। जहाँ तक मुझे लग रहा है अगर संस्कृत का स्टूडेंट है तो फिर वो समाज के प्रति ईमानदार होगा, उसको अपनी मतलब जो चीज़ें वो पढ़ता है संस्कृत में उसका संस्कार अच्छे होंगे। ये सब चीज़ें तो एक हैं। और दूसरी बात, अगर जॉब की बात करें तो अगर उसने BA किया है, संस्कृत में क्या होता है कि जो गुरुकुल परंपरा से एक पढ़ाई होती है और दूसरी जो आधुनिक तरीके से होती है, उसमें अगर BA किया है तो आप ये कहेंगे कि उसमें 3 सब्जेक्ट लिए होंगे। जैसे कि मेरा क्या था, मैंने BA में साइकोलॉजी ली थी, फिलॉसफी और संस्कृत 3 थे, और सेकेंड ईयर में लास्ट ईयर में क्या था कि फिलॉसफी और संस्कृत 2 थे। तो क्या है कि इन सब चीज़ों से रिलेटेड भी जॉब मैं कर सकता था। इसके लिए हमें MA किया, उसके बाद में जिसने सिर्फ BA के बाद ही जिसको जॉब चाहिए तो उसके बाद B.Ed कर लेता है, टीचिंग के क्षेत्र में जाना है। आएंगे जॉब पर आएंगे भाई साहब। इसकी थोड़ा सा पृष्ठभूमि को थोड़ा समझना चाहते हैं कि संस्कृत, जैसे कि अभी के युग में जैसे हमको लगता है कि संस्कृत को इतना लोग महत्व नहीं दे रहे हैं कंपैरिजन देन, भाई जो मैंने साइंस और गणित के बताया। तो संस्कृत, जैसे कि आप लोग PhD कर रहे हैं, तो उस PhD के पीछे के लॉजिक को थोड़ा सा समझाइए कि संस्कृत को क्यों पढ़ना है या क्या जानना है, रिसर्च में क्या चल रही चीजें, इसको थोड़ा सा बताइए। संस्कृत क्यों पढ़ना चाहिए उसमें यही बता सकते हैं कि एक जो छात्र है, जो छात्र क्या है, समाज का एक उभरता हुआ कर्णधार है, एक तरीके से कह सकते हैं। तो जो बीज है, जो पौध है हमारे समाज की, उसे हर व्यक्ति चाहता है या हर माली चाहता है कि उसके बाग की जो पौध हो वो सुसज्जित हो एक तरीके से, जो अन्य भाषाओं की अपेक्षा वो बेहतर करती है संस्कृत भाषा। दूसरी बात, क्यों पढ़ना चाहिए, तो क्यों पढ़ना चाहिए उसके पीछे अब तो भाई हिंदी भी पढ़ सकता है बच्चा, अंग्रेजी भी माध्यम है उसके पास,
तीन माध्यम बेसिकली देखा जाए तो हिंदुस्तान में ज्यादा चलते हैं, अंग्रेजी है, हिंदी है और संस्कृत है। और भी लैंग्वेजेस हैं जो संस्कृत की अपेक्षा भी काफी न्यून है उनकी अगर स्थिति देखी जाए, चाहे वो उर्दू हो, अरबी हो और भी तमाम भाषाएं, उसकी अपेक्षा संस्कृत बहुत बेहतर स्थिति में अगर देखी जाए तो माध्यम जिनका भी संस्कृत है उनको इसलिए पढ़ना चाहिए जो उसमें जो भी पढ़ेगा उसमें जो नैतिक चीजें हैं, जो नैतिकता जो एक उसमें मिलती है मनुष्य में, वो अन्य भाषाओं की अपेक्षा संस्कृत में बेहतर मिलती है। इसलिए लोगों को लगता है कि उन्हें संस्कृत पढ़ाना चाहिए। जी, संस्कृत शब्द का अर्थ ही संस्कारित होना है और शिक्षा का उद्देश्य यही है कि आप रोजगारक्षम हो जाएं या फिर आप अच्छे शिक्षित हो जाएं। ये शिक्षा का महत्व नहीं है आप कितने संस्कृत हैं। आप पढ़ाई करके आप इतने ज्ञान अर्जन करके अपने नैतिक आदर्शों में कितना श्रेष्ठ हैं, यही संस्कृत का मतलब है। संस्कृत का मतलब ये नहीं है कि आप किसी विषय के साथ इसे जोड़ दें। संस्कृत का मतलब यही है कि आप कितने संस्कारित हैं। संस्कारित को हम संस्कृत कहते हैं। जैसे पूजा पाठ करते हैं तो वहाँ पर पहले जो जल दिया जाता है तो संस्कृता भूमि कहते हैं। मतलब हमारे एक व्यक्ति को आप देखेंगे वो अपने आचरण में इतना अच्छा होगा। मतलब एक अच्छे लड़के का हम जब परिचय देते हैं तो संस्कृत लड़का है यही कहते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ संस्कृत ग्राम को मतलब लोग सोचते हैं और मतलब जहाँ पर कि सभी लोग अच्छे बर्ताव करते हैं, अच्छे वातावरण में रहते हैं, उनको संस्कृत ग्राम कहते हैं। संस्कृत पुरुष हम कैसे बन सकते हैं संस्कृत का अध्ययन करके। मतलब संस्कृत का अर्थ ही है संस्कारित होना। शुद्ध जो है, शुद्ध है, संस्कृत है, परिमार्जित है, उसे संस्कृत कहते हैं। बेहतर। जैसे कि आप लोग बता रहे हैं कि संस्कृत को एक सांस्कृतिक तौर पर देखा जा सकता है, अपनी संस्कृति को लेकर के देखा जा सकता है। ये सब तो इधर हो गई चीज़ें कि आप लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं तो बेहतर आप लोग जो अंदर संस्कार होंगे, अपनी संस्कृत के प्रति उभरता हुआ एक नई चीज़ें जानने को मिलेंगी, वो एक अलग मतलब दृश्य हो जाता है। हम इस चीज़ को जानना चाहते हैं कि एक संस्कृत के तौर पर जैसे कि आप लोग पढ़ रहे हैं इस समय, तो जीविकोपार्जन के लिए भी आप संस्कृत क्या उपयोगी हो सकती है, इस पर थोड़ा सा जानते हैं। कि मान लीजिए आप ग्रेजुएशन लेवल पर आप पढ़ रहे हैं चीज़ों को, तो उस संस्कृत को कितना उपयोगी माना जा सकता है कंपैरिजन दैन, जैसे पहले मैंने कहा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा बताइए कि एक ग्रेजुएशन लेवल पर अगर कोई विद्यार्थी संस्कृत को लिया हुआ है तो उसको किस प्रकार से अपने जीविकोपार्जन के लिए उपयोग कर सकता है। देखिए, संस्कृत की जहाँ तक बात हो रही है तो मैं यही कहूँगा कि संस्कृत को एक भाषा और विषय न मान करके भाषा ही माना जाए, उसको एक माध्यम माना जाए कि लोग मतलब अपने विचार को प्रकट करने का। ऐसा क्या था पहले, जो भी ग्रंथ में जो भी कोई भी विषय की पढ़ाई हम लोग करते थे तो वो संस्कृत के माध्यम से करते थे, वो एक माध्यम हुआ करती थी। जैसे कि वेद में क्या होता है, यजुर्वेद वगैरह है, आयुर्वेद वगैरह है, उसमें जो डॉक्टरी की पढ़ाई पहले होती थी वो संस्कृत में होती थी। अभी क्या हो रहा है कि उसको एक विषय के तौर पर सीमित कर दिया गया है। तो जिसने संस्कृत पढ़ी हुई है आज के तौर पर उसको सीमित ना करके अगर बृहद उस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो संस्कृत जो जिसने पढ़ी हुई है वो डॉक्टर ही बन सकता है। जैसे कि मैं योग भी सिखाता हूँ। मैं संस्कृत में मैं भले एमए किया था, मैंने बीए जब कर रहा था मैं तभी से योग सिखा रहा हूँ, वो भी एक संस्कृत का ही पार्ट है। जैसे कि जो बच्चा बीए किया हुआ है वो पूजा पाठ भी करवा सकता है, उसमें वो भी उसका एक रोजगार का पार्ट साथ में अपनी पढ़ाई कर सकता है और भी कोचिंग भी दे सकता है। लोग संस्कृत पढ़ते हैं अच्छे आचरण के लिए, जो अपर फैमिली है उसमें लोग बुलाते हैं अपने बच्चों को शिक्षित करने। लोग पूजा करना नहीं जानते हैं, उसके लिए कोचिंग भी ले रहे हैं लोग इस समय। तो पूजा वाली बात आ गई, तुम्हारे मन में जो है प्रश्न का उठा है। प्रश्न ये है कि ज्योतिष वाला जो है ज्ञान कहाँ से लिया जाए। अच्छा, जो लोग ये पंडितापा जो कर रहे हैं, जैसे हमारे गांव में सत्यनारायण की कथा सुनाने आ जाते हैं या कहते हैं कि ये हम सुना देंगे, तो इनको करने के लिए मतलब ये सब संस्कृत में होता है कुछ? जी, कर्मकांड का पूरा कोर्स होता है। हालांकि जो गांव में औसतन पंडित जितने हैं वो परंपरा वाले होते हैं। जैसे क्या था कि उनके पिताजी करा रहे हैं तो जो पौरोहित्य का अपना आवरण उन्होंने समाज में स्थापित किया था, उनका लड़का है तो कुछ नहीं कर रहा है, उसको 1-2 साल के लिए अयोध्या या काशी भेजे तो भेजे, अगर नहीं भी भेजे तो स्वयं से जो उसको बता पाए बताए, और उनकी विरासत को उसने संभाल लिया तो चला रहा है। तो कहीं कहीं ये देखने को मिलता है कि जो विरासत में उनको पंडिताई का मिल गया, पौरोहित्य कर्म, तो पढ़े नहीं हैं, बस कर रहे हैं। इससे क्या होता है, भ्रांति फैलती है समाज में। अच्छा, तो भ्रांति फैलेगी तो संस्कृत को लेकर लोगों में तमाम सवाल उठेंगे जिनका जवाब वो
नहीं दे पाते हैं, इसलिए संस्कृत को लेकर लोग और रिजिड होते मतलब थोड़ा पीछे हटते हैं कि बताइए क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पुरोहित बन जाएंगे संस्कृत पढ़ के। ऐसा नहीं, संस्कृत, अभी आपने रोजगार की बात की थी, संस्कृत पढ़ के मुझे लगता है जितने रोजगार अन्य विषयों में है उससे कहीं ज्यादा रोजगार संस्कृत विषय में है, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा दावा भी है। अब ये देखिए जो कोडिंग की लैंग्वेज जो मानी गई है, नासा ने दावा किया जो सबसे वैज्ञानिक भाषा अगर कंप्यूटर के लिए या कोडिंग के लिए क्या होगी, उन्होंने संस्कृत को माना है। जी बिल्कुल। तो संस्कृत को क्यों माना है? क्योंकि बहुत सारे शब्दों में कोई चीज आप देखिए, शॉर्ट हैंड वाली जो राइटिंग होती है कितनी महत्ता है उसकी। हर पीआरओ हैं किसी भी नेता के, किसी भी उसके होंगे, शॉर्ट हैंड वाले रखते हैं कि आप बड़ी बड़ी बातों को कैसे छोटे में कह देते। उसका सबसे जीवंत उदाहरण है पाणिनीय की अष्टाध्यायी। इतने बृहद व्याकरण को उन्होंने मात्र सूत्रों में पिरो के रख दिया है। तो हमारे यहाँ तो संस्कृत में सारी जो परंपरा है पूरी सूत्रों की है। रही बात जॉब की, तो ग्रेजुएशन के बाद आप बीएड करके टीजीटी में या प्राइमरी अध्यापक हो सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप हायर में जाना चाहते हैं, हायर में आप जाना चाहते हैं तो आप एमए करेंगे। मास्टर्स के बाद आप यूजीसी द्वारा जो एनटीए कंडक्ट कराती हुआ आप एग्जाम देंगे नेट जेआरएफ का, उसमें आप उत्तीर्ण होते हैं। आप जेआरएफ होते हैं तो आपको 45,000 रुपए पर मंथ फेलोशिप मिलती है। वो सिर्फ संस्कृत के लिए ही नहीं, अन्य विषयों के लिए भी है, अन्य भाषाओं के लिए भी है। तो उसमें आप 5 साल उसका लाभ लेकर आप 5 साल के अंतराल में अपनी थीसिस जमा करते वक्त तमाम हायर के एग्जाम होते हैं, जिसमें आप उत्तर प्रदेश भी कराता है, तमाम सारे प्रदेश कराते हैं, उसमें आप हो सकते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आप ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी संस्कृत माध्यम उसमें लेने को ऑप्शनल मिलता है आपको। तो तमाम चीजें, जितनी चीजें अन्य भाषाओं में है उतनी उससे कहीं ज्यादा चीजें संस्कृत में भी। लेकिन फुर्सत किसको है? मान लिया गया है कि संस्कृत पढ़ोगे। औसतन माँ बाप भी बच्चे को संस्कृत बचपन में इसीलिए पढ़ाना चाहते हैं कि पढ़ लेगा, कथा भागवत करेगा, पौरोहित्य कर्म करेगा, ज्यादा पैसा कमाएगा, इज्जत होगी लोग। लेकिन जब बच्चा निकलता है बाहर, वो देखता है कि संस्कृत में सिर्फ पूजा पाठ तक ही नहीं सीमित है, इसका लिटरेचर बेहद है, इसमें फिलॉसफी भी जानी जा सकती है, इसमें शंकराचार्य को भी पढ़ा जा सकता है, इसमें महर्षि दयानंद को भी पढ़ा जा सकता है, इसमें तमाम लोगों के, पाश्चात्य विद्वानों के, वेस्टर्न तमाम थिंकर इस पर काम किए हैं, उस पर भी काम हो सकता है, तमाम चीजें हैं। लेकिन अभी रूढ़ है एक विषय में तो सीमित कर दिया है लोगों ने उसको। हम लोगों की जिम्मेदारी है, आगे बढ़ाएंगे उसको, आगे बढ़ाएंगे। भाई साहब, इन्होंने, इन साहब ने हमको बताया कि आप उड़ीसा से हैं, तो उड़ीसा में आप उड़िया तो बोल ही लेते होंगे। हाँ, तो इसको थोड़ा सा समझाइए कि वहाँ से आकर के संस्कृत को जानना और संस्कृत के बारे में, क्योंकि यहाँ लोग जब नॉर्मली हमको मिलते हैं तो बहुत कम ही लोग हमको मिले हैं संस्कृत को अडॉप्ट करने वाले। तो कहाँ से आपके अंदर ये जो है जागा संस्कृत वाला जो मतलब प्रेम, इसको तो बताइए। बचपन से ही संस्कृत का मतलब ये रहा। घर में कोई है मतलब ऐसा कि संस्कृत में जो पढ़ता लिखता हो या संस्कृत पहले? नहीं, कोई नहीं है। लेकिन मतलब जब मैं पृष्ठभूमि को जाना चाहता हूँ, जब 9वीं 10वीं में संस्कृत का ऑप्शनल होता है तो वही संस्कृत मैंने लिया था। तो वहाँ पर छोटे छोटे कहानियों के माध्यम से आपको एक नैतिक आदर्शों में एक नैतिक आदर्श सिखाया जाता है। जैसे हमारे पंचतंत्र में पशु पक्षियों को माध्यम बना करके एक आपको उच्च नैतिक आदर्शों में वो आपको एक नैतिक आदर्श में पिरोने की कोशिश की जाती है, पिरोने की कोशिश की जाती है। और वहाँ पर आप एक मतलब अच्छे चीज़ों को आप सीखते हैं। जैसे कहा जाता है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। ये क्या है? इसका अर्थ यही है कि आप अपने गुरुजनों के प्रति अपने गुरुजनों को अभिवादन करते हैं तो आप में चारों चीज़ों की अभिवृद्धि होती है। क्या? आयु, विद्या, यश और बल। इन चारों, वही बताया गया है मनुस्मृति में। ये मनुस्मृति का श्लोक है, तो दूसरे अध्याय का 121वां श्लोक है शायद। तो उसमें यही बताया गया है कि एक किसी छोटे बच्चे के मन में आप किसी बड़े का सम्मान करने के लिए क्या डाल सकते हैं। तो माध्यम अभिवादन से ये चीजें बढ़ती हैं कि नहीं बढ़ती हैं वो बाद का विषय है। लेकिन वो देखिए कैसे बताया गया है कि किसी छोटे बच्चे के मन में देखा जाता है कि पिता माता अगर मंदिर में नमस्कार कर रहे हैं तो बच्चे उसको अनुसरण करते हैं। ठीक उसी तरह हम अगर प्राइमरी में जो पाठ्यक्रम में दिखा जाता है संस्कारवान भव, ये पाठ्यक्रम में है, संस्कृत पाठ्यक्रम में है। तो इन सारी चीजों को उन्हें पढ़ा करके नैतिक आदर्शों में उनको अग्रसर कर सकते हैं। बढ़िया।
बच्चे संस्कारित हो सकते हैं इसको पढ़ संस्कृत पढ़ करके संस्कारित हो सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें क्या संस्कृत को लेकर के टीजीटी और पीजीटी का भी रोल रहता है उतना ही जैसे कि अन्य विषयों में भी रहता है? जी जी, बराबर की सीटें आती हो सकता है ज्यादा ही आती हो। अच्छा जी, अभी हायर की सी आई थी, हायर की अभी आने वाली है वैकेंसी, जिसका फॉर्म भरा जा चुका है, उसका फिर से अध्याचन गया शायद 1500 कुछ सीटों का फिर से, तो करीब 3,500 3100 की सीटें हो जाएंगी टोटल हायर की उत्तर प्रदेश में, जिसमें से मुझे लगता है कम से कम 200 या 250 के आसपास संस्कृत की सीटें होंगी, 200 के आसपास तो होंगी ही होंगी। तो 200 सीटों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होगी संस्कृत में ही। आप कंपटीशन की तैयारी करिए, आप हो जाइए उसमें, बराबर की नियुक्ति आ रही है। लेकिन वही है, लोगों को बस नहीं दिखता है कि पूजा पाठ पूजा पाठ पूजा पाठ, उसी में फंसा है संस्कृत को लेकर। अच्छा, ग्रेजुएशन जैसे आप लोग बता रहे थे, जब मैं मिला आपसे पहली बार तो आप लोग बता रहे थे कि कुछ जब ग्रेजुएशन की डिग्री लेंगे तो आपको जो है आचार्य की डिग्री मिलेगी या आचार्य कहा जाएगा, जब एमए की जब मतलब मास्टर हो जाएंगे तो उसके बाद क्या कहा जाता है? आचार्य ही कहते हैं, वो परंपरागत है। जैसे आप बचपन से ही पढ़ेंगे, जैसे आप वहाँ क्या होता है गुरुकुलों में, वहाँ आपको ऑप्शनल के तौर पर संस्कृत नहीं पढ़ाई जाती है, वहाँ ऑप्शनल के तौर पे आपको अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, ऑप्शनल के तौर पर आपको विज्ञान पढ़ाया जाता है। उल्टा मतलब जी जी, पढ़ाया जाता है, विज्ञान भी वहाँ पढ़ाया जाता है, अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती है ऐच्छिक विषय के रूप में, कि अगर आप उसमें फेल भी हो गए तो आपकी कोई हानि नहीं है। जैसे यहाँ संस्कृत को रखे हैं स्कोरिंग सब्जेक्ट के रूप में, बहुत बच्चे हिंदुस्तान में करते हैं, एमए कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं संस्कृत को लेके कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है, कोई पढ़ नहीं रहा है तो चलो कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत लोग, मुझे लगता है अब यूजीसी का वो देख लीजिए आप, 25-25 हजार लोग एग्जाम दे रहे हैं, 30,000 लोग हिंदी में एग्जाम दे रहे हैं, 25,000 लोग संस्कृत में एग्जाम दे रहे हैं यूजीसी नेट के लिए, तो कितना अंतर है बताइए? 5,000 का अंतर। मैं तो अंतर नहीं मानता हूं, मुझे लगता है संस्कृत अब विश्वविद्यालय के स्तर से बढ़कर जन जन तक पहुंचने के लिए उद्यत है। आप जो है बार बार परंपरागत वाला सिस्टम जो है यूज कर रहे हैं, इसको थोड़ा समझाइए कि परंपरागत और इसमें जो नॉर्मल वाले में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस यही है, जो आधुनिक संस्कृत जो विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जा रही, जो नॉन संस्कृत के विश्वविद्यालय हैं, उसमें वही पढ़ाया जाता है जैसे बचपन से आदमी 8, 9, 11, 12 पढ़ते हुए आया है, उसमें ऑप्शनल के तौर पे संस्कृत होती है। तो वो ग्रेजुएशन में जब एडमिशन लेता है तो उसको 3 विषयों का चुनाव करना होता है, तो उसमें एक वो संस्कृत चुन सकता है या चुन लेते हैं, या कई बार रैंक अच्छी नहीं होती तो विश्वविद्यालय उनको दे देता है आधुनिक वालों में। जी, अच्छा। संस्कृत उनको दे दिया है, तो उससे जब आप पढ़ेंगे, तो जब आप संस्कृत पढ़ते जाएंगे तो उसमें वो परंपरागत वो नहीं माना जाएगा। लेकिन गुरुकुल में क्या होता है, जब गुरुकुल से या संस्कृत विद्यालयों से आप पढ़ेंगे तो 6ठी से लेकर वहाँ 8वीं का भी बोर्ड हो रहा है, वहाँ 8वीं का भी बोर्ड हो रहा है, 9वीं का भी बोर्ड हो रहा है, 10वीं, 11वीं और 12वीं का भी बोर्ड हो रहा है। जी, वहाँ सारे उसका बोर्ड एग्जाम होगा, वो परंपरागत आपको संस्कृत ही पढ़ाई जाएगी शुरू से लेके अंत तक। संस्कृत माध्यम होगा, अन्य विषय उसमें आपको पढ़ाए जाएंगे। वहाँ ऐच्छिक विषय के रूप में आपको अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी। तो वहाँ जब आप ग्रेजुएशन कर लेंगे तो आपको शास्त्री की उपाधि मिलेगी। वहां से जब ग्रेजुएशन कर लेंगे जी, परंपरागत आप ग्रेजुएशन करेंगे तो आपको शास्त्री की उपाधि मिलेगी। वहां से जब आप एमए करेंगे तो आपको आचार्य की उपाधि मिलेगी। वहां से संस्कृत से जब आप बीएड करेंगे तो आपको शिक्षा शास्त्री की उपाधि मिलेगी। और पीएचडी करेंगे तो विद्यावारिधि की। वहां भी परंपरागत है, वहां भी पीएचडी हो रही है, बीएड हो रहा है। डीलिट भी होती है, डीलिट को विद्यावाचस्पति कहते हैं। अच्छा जी, उनकी अपनी एक पूरा स्ट्रक्चर है। तो यहाँ क्यों आगे, जब आपको संस्कृत से पढ़ना है तो वहाँ मतलब परंपरागत वाले सिस्टम से नहीं, ये आधुनिक ज्यादा मान्यता है या क्या सिस्टम है? मान्यता देखिए, परंपरागत जो होते हैं नो डाउट वो इधर वालों से जो आधुनिक संस्कृत जो विश्वविद्यालयों में जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, किसी परंपरागत वाले थोड़ा ज्यादा, क्योंकि वो सीमित चीजें पढ़े हैं, वो पढ़ते जो पढ़ाया गया उनको पढ़ते गए, तो वो ज्यादा ब्रॉड चीजें, आधुनिक चीजें नहीं जान पाते। उनको हिंदी साहित्य के बारे में हो सकता है उतना नॉलेज ना हो, अंग्रेजी में कौन कौन से बड़े राइटर हैं उनके बारे में ना जाने, क्या हो रहा है एस्ट्रोनॉमी, खगोल शास्त्र के बारे में उतना ना जाने। बट जो संस्कृत का नॉलेज है वो उनका बृहद होता है, जो चीजें वो पढ़ते गए हैं वो उनका बहुत बेहतर है। प्योर संस्कृत वो जी जी जी, वो बहुत प्योर संस्कृत वो पढ़ते हैं। तो उनके भी तमाम माध्यम है, उनको तमाम सरकारें हैं जो आयोजित कराती हैं हर साल परीक्षाएं कि गीता। इसी को योगी जी ने जो है बढ़ाने का काम जी कर रहे हैं। जी, कहने कि इसी को जो है परंपरागत वाले सिस्टम को बढ़ाया जाए। जी, ये संस्थान है, ये देखिए संस्थान है उत्तर प्रदेश संस्थान, ये हर
त्रैमासिक प्रतियोगिताएं आयोजित कराता है संस्कृत के लिए। ऐसे अनेकों संस्थान है दिल्ली संस्कृत अकादमी है, और ऐसे अनेकों संस्थान हैं जहाँ पर कि संस्कृत का अभिवर्धन के लिए बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं जो कि सरकार द्वारा प्रचलित होते हैं। उसमें जैसे गीता आपको पूरी याद है तो आपको 20,000 रुपए की धनराशि का इनाम मिलेगा आपको। जी ये भी एक रोजगार का अंग है। अच्छा, अगर देखा जाए तो इसमें जीविकोपार्जन के लिए आपको धन तो मिल रहा है ना। गजब की मतलब। अगर आपको शुक्ल यजुर्वेद पूरा याद है, आप 50,000 का इनाम आपको मिलेगा। साथ में वेद पंडित की उपाधि भी मिलेगी, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। आपको उसकी नियुक्ति पत्र में आपको आसानी होगी जब आप कहीं पढ़ाने जाएंगे किसी विद्यालय में। तो वो भी एक तरीके का रोजगार ही है। कहीं भी किसी भाषा से संस्कृत पीछे नहीं है, बस लोग मान नहीं रहे हैं। बढ़ाएंगे हम लोग आगे, उसको लेके जाएंगे शिखर तक। कैसे बढ़ाइएगा? बता रहे भाई साहब जो है आधुनिक, जैसे कि आप यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर इतना जो है माहौल टाइट नहीं है संस्कृत के बारे में। नहीं, अभी तो पहले स्टूडेंट कम आ रहे थे, लेकिन अभी लोगों का रुझान बढ़ा हुआ है संस्कृत के पीछे। स्टूडेंट धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। क्यों था? पहले लोगों का रुझान उतना नहीं था। लोगों की मानसिकता थी कि हाँ संस्कृत सिर्फ पूजा पाठ का विषय है, लोग इसको पढ़ के इससे पूजा करते हैं, लेकिन उससे लोग ऊपर उठ रहे हैं धीरे धीरे। इससे अच्छा होगा। अच्छा, ये जो पूजा पाठ जो कराने आते हैं पंडित लोग, ये डिग्री लेने, मतलब ये कौन सी डिग्री लेने के बाद ये सब कर सकते हैं? अगर विश्वविद्यालय स्तर पर देखा जाए तो कर्मकांड की डिग्री लेते हैं। ये संस्कृत से अलग जी जी जी, नहीं संस्कृत से अलग नहीं है, संस्कृत का ही है जी। उसी में है, उसी का एक पार्ट है छोटा सा, कि आप एमए ना करके आप कर्मकांड से एमए कर रहे हैं। तो जब कर्मकांड से आप मास्टर्स कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, आपको पूजा की तमाम विधियां सिखाई जाएंगी, आपको कल्प साहित्य पढ़ाया जाएगा कि वेदियों का निर्माण कैसे होना चाहिए। इष्टियां जो ईंटे की जो वेदियां बनती हैं हवन के लिए, वो उनका निर्माण कैसे होगा। उसमें कल्प साहित्य और ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य के, उस तमाम चीजें जो उनका सिलेबस होगा अपना, मुझे उतना। तो आप लोग अभी शास्त्री लिख सकते हैं जी? आप लोग अपने जी, मेरा शास्त्री है संपूर्णानंद से। जी, मेरा ग्रेजुएशन वहाँ बनारस से संपूर्णानंद से किए हुए हैं? जी, मेरा शास्त्री है। उसके बाद मैंने आचार्य ना करके एमए किया है हिंदी, उससे संस्कृत से। अच्छा जी। छात्रवृत्ति पर थोड़ा बात करते हैं कि किस तरह की छात्रवृत्ति मिलती है, क्योंकि अभी संपूर्णानंद जो है बनारस में पहुंचे साहब, योगी साहब, वहाँ पर 24 साल बाद जो है इस छात्रवृत्ति को मतलब दिया जा रहा है। पहले 6 और 7 क्लास के विद्यार्थियों को नहीं मिलती थी, अब जो है मिलनी चालू होगी। कितनी छात्रवृत्ति जो है मिल रही है, इसको थोड़ा सा बताइए। और छात्रवृत्ति इतनी जो हमने सुना है, जैसे कि 50 रुपए, 250 रुपए, 300 रुपए, इतनी छात्रवृत्ति में क्या होने वाला है संस्कृत के विषय? देखिए, मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि 50 रुपए या 100 रुपए या 250 रुपए की यहाँ बात ही नहीं है। बात है किसी चीज को मान्यता मिलना। तो मेरे लिए तो सबसे खुशी की बात यही है कि संस्कृत को किसी सरकार द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया। अच्छा, वो 250 रुपए कब 2,500 में बदलेंगे किसी को नहीं पता है। जैसे लोगों की अडॉप्टेबिलिटी बढ़ेगी, लोग उसको अडॉप्ट करना शुरू करेंगे तो उसकी चीजें बढ़ेंगी। अभी 250 रुपए या 300 रुपए जो बच्चों को मिल रहा है वो प्रोत्साहन हेतु मिल रहा है, कि ऐसा नहीं है कि संस्कृत पढ़ेंगे तो सरकार आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है। उनकी पहचान हुई है, संस्कृत को भी एक दर्जा मिला है अन्य भाषाओं की अपेक्षा, जैसे रूढ़ कर दिया गया। तो संस्कृत भी पढ़ने वालों को अब छात्रवृत्ति मिल रही है, खुशी की बात है। वहाँ अभी मैं व्यक्तिगत कहूँ तो मैं वहां धन नहीं देख रहा हूँ कि उनको 50 मिल रहा है कि 100 मिल रहा है। अन्य लोग, तमाम लोग इसका मजाक भी किए कि इतने पैसे से क्या होगा। बात उतने पैसे की नहीं है, बात है किसी को स्वीकार्यता मिल रही है, तो अच्छी बात है। इसके लिए धन्यवाद देता हूँ सरकार को, योगी जी को। जैसे कि आपने बताया कि गुरुकुल पद्धति वाला सिस्टम जो है वो अब तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। अभी इस समय गुरुकुल जो पद्धति से स्कूल चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं, उनकी संख्या कितनी है यहाँ पर? अब एग्जैक्ट बता पाना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हजारों की संख्या में हिंदुस्तान में गुरुकुल हैं, सहस्त्रों की संख्या में। मैं जहाँ पढ़ा हूँ, आर्य समाज भी एक संस्था है जिसके तमाम गुरुकुल चलते हैं। वो बराबर के चलते हैं, चाहे वो महिला गुरुकुल हो या बच्चों लड़कों के हो। लड़के और लड़कियों का अनुपात गुरुकुल के मामले में बराबर है, जो आर्य समाज चलाता है। उसके अतिरिक्त जो और भी हैं जो गुरुकुल चलाते हैं, जहाँ धर्मशास्त्र की शिक्षा दी जा रही है, वेदों को पढ़ाया जा रहा है, वेदों को कंठस्थ कराया जाता है ताकि उसके माध्यम से वो तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं जो वेद वाली होती हैं उनको जीतें। यहाँ से लेकर साउथ तक, अयोध्या के और काशी के तमाम विद्वान जो बच्चे हैं वो जाते हैं परीक्षाओं में भाग लेने के लिए। तो तमाम ऐसे संस्कृत के अब अयोध्या की अगर मैं बात करूं तो करीब 450 विद्यालय अयोध्या में ही चलते हैं संस्कृत के। 450 विद्यालय, जिसमें कई महाविद्यालय भी मान्यता प्राप्त हैं जो संबद्ध हैं संपूर्णानंद से, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से।
महर्षि सांदीपनि वेद विद्या प्रतिष्ठान एक है उज्जैन में, जो कि गुरुकुलों के प्रतिष्ठा में अपना योगदान देते हैं, सहयोग राशि भी प्रदान करते हैं। उड़ीसा में ऐसा कुछ चल रहा है छात्रवृत्ति का इस तरह? उड़ीसा में भी है, ऐसा प्रावधान है जो संस्कृत छात्रों के लिए एक स्वतंत्र है उसमें। अच्छा, मान लीजिए आपने डिग्री ले ली बढ़िया वाली, है ना, संस्कृत में, तो कहाँ के टीचर बनना पसंद करेंगे? यहाँ बनेंगे या वहाँ बनेंगे जाके? ये तो जाएंगे उड़ीसा ही, ये यहाँ नहीं रुकेंगे। नहीं, ये एक मतलब जो संस्कृत का पहले जो मतलब प्रतिष्ठा थी कि संस्कृत आप जहाँ भी जाएंगे जैसा संस्कृत कहते हैं, मतलब भाषाई स्तर पर उसका कोई चेंजेस नहीं होता है। आप मैं उड़ीसा से हूँ, मैं उड़ीसा में जैसे संस्कृत कहता हूँ, उत्तर प्रदेश में जब संस्कृत कहते हैं तो वैसे ही संस्कृत कहते हैं, ना कोई वर्तनी चेंज करते हैं और ना ही कोई अलग प्रयास करके कहना पड़ता है। मतलब संस्कृत सर्वदेश व्यापी है, मतलब आप जहाँ भी रहेंगे संस्कृत को उसी तरीके से कहेंगे। मतलब मैं अगर कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर बनूंगा तो मुझे जहाँ पर भी मेरी नियुक्ति होगी मैं वहीं रहूंगा। हाँ, मतलब लेंगे कि नहीं लेंगे? अरे झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, ये अगर इनके पास अगर चुनाव का वो आए, हर आदमी के साथ है ये, अगर चुनाव की स्थिति आए तो चुनाव की बात आए तो जैसे कहते हैं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, तो मैं उड़ीसा को बहुत प्रिफर करूंगा। अंततः मतलब जाएंगे अपने घर में ही। हाँ भाई, घर में अगर मिलेगा तो वो मम्मी का बनाया हुआ खाना, उससे और कहाँ मिल सकता है। अगर मेरी व्यक्तिगत बात की जाए तो मैं ऐसी जगह जाना पसंद करूंगा जहाँ लोग संस्कृत बिल्कुल नहीं जानते। अच्छा, वहां भी संस्कृत पहुंचे कम से कम, जहां जान रहे हैं लोग वहां तो दुनिया भर के सारे विद्वान पहुंचा रहे हैं। कहीं ऐसी जगह हमको भेज दे सरकार, नियुक्त कर दे कि जाओ वहां के लोगों को संस्कृत सिखाओ। अच्छा, ये कहा जाता है कि जब आप अंग्रेजी पढ़ रहे होते हैं तो अंग्रेजी भाषा बोलते हैं, उसको और कंठस्थ करने का प्रयास करते हैं, तो आप लोगों में जब जो प्रश्नोत्तर होता है या फिर जो परीक्षा होती है, उसमें क्या हिंदी लिखते हैं आप लोग या फिर संस्कृत में जवाब देते हैं? नहीं, सवाल संस्कृत में ही पूछे जाते हैं। डिपेंड करता है जो परीक्षार्थी है उसकी अपनी मेधा कैसी। अगर आप संस्कृत में पूछा गया है सवाल संस्कृत में ही लिखेंगे तो उसका आपका बेनिफिट मिलेगा, उसका अच्छा फायदा मिलेगा, उसके नंबर आपको अगर 100 है, आप संस्कृत में सारे उत्तर संस्कृत में लिखें, अच्छे से लिखें, तो आप 95 नंबर पा सकते हैं। वही अगर आपका माध्यम हिंदी होगा, आपने कोट करके संस्कृत को हिंदी में लिखा है, जगह जगह आपने श्लोक के कोट डाले हैं और फिर हिंदी में लिख रहे हैं, हो सकता है आपको 80 ही नंबर मिले। लिखने की आजादी है, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। तमाम लोग अपनी पीएचडी भी हिंदी में लिखते हैं कोटेशन करके, लिखने की आजादी है। ऐसा अच्छा, जो यूपीएससी में जो ऑप्शनल लेते हैं विषय, उसमें क्या संस्कृत में ही लिखते हैं? जी, उसमें तो आपको संस्कृत में ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि हाँ ऑप्शनल है, आपका माध्यम है, उसमें आप हिंदी में नहीं लिख सकते हैं। आप हिंदी इस विश्वविद्यालय स्तर पर आपको जो है दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं और संस्कृत में भी लिख सकते हैं। यहाँ लिबर्टी है, यूपीएससी में बिल्कुल नहीं है। और मुझे लगता है कि कहीं नहीं होनी चाहिए। आप संस्कृत भाषी हैं, आप संस्कृत में एग्जाम दे रहे हैं, हो रहा है तो हम लोग भी दिए हैं, उसको डिनाई नहीं कर रहे हैं कि हमने नहीं दिया है, हुआ है तो दे रहे हैं। अगर बाध्यता होती तो हमको भी संस्कृत में देना पड़ता, और मुझे लगता है होनी चाहिए। अच्छा, आजादी होनी चाहिए लिखने की ठीक ठाक, लेकिन आप अगर कोई परीक्षा ले रहे हैं जिसके क्वेश्चन आप संस्कृत में ही पूछ रहे हैं तो उसका उत्तर भी आप संस्कृत में ही लें। असिस्टेंट प्रोफेसर और यूपीएससी के बाद क्या अपॉर्चुनिटीज हैं संस्कृत को लेकर के, या कहाँ तक हम इसको और बेस्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं संस्कृत में? एक अगर पद की बात की जाए तो क्या है संस्कृत में? सबसे बड़ा पद एकेडमिक में कुलपति है। तमाम कुलपति हिंदुस्तान में संस्कृत के रहे हैं। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में जो कुलपति होते हैं वही सबसे बड़ा पद है संस्कृत को लेकर। हाँ। अब मैं एक स्कॉलर अब हमारे बीच नहीं, उनका नाम बता रहा हूँ, डॉक्टर सत्यव्रत शास्त्री, जिन्होंने थाईलैंड का जो धर्मशास्त्र है, थाईलैंड का, जैसे हमारे यहाँ धर्मशास्त्र के रूप में क्या है, स्मृतियां हैं, रामायण है, महाभारत है, हिस्टोरिकल टेक्स्ट हम लोग मानते हैं, पाश्चात्य के लोग नहीं मानते हैं उसको। तो जो वहाँ का धर्मशास्त्र है, वहाँ के धर्मशास्त्र को, वहाँ के कानून को, वहाँ की जो न्याय प्रणाली है, जो वो अनुगमन करेंगे, जो संविधान है जो उनके अपनी भाषा में, वो संस्कृत का एक विद्वान हिंदुस्तान के डीयू में जो असिस्टेंट वो प्रोफेसर थे उन्होंने लिखा है, डॉक्टर सत्यव्रत शास्त्री। ये भी एक संस्कृत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। थाईलैंड का धर्मशास्त्र एक संस्कृत का विद्वान हिंदुस्तान का लिख रहा है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी ये देखिए, अभी एक पुस्तक आप लोगों के सामने रखी है, ये डॉक्टर प्रशस्त मित्र शास्त्री हैं, जो जिस गुरुकुल से मैं पढ़ा हूँ वहीं के ये छात्र रहे हैं। अच्छा। और
साहित्य अकादमी पुरस्कृत हैं। और ये बात पता नहीं मुझे कहनी चाहिए कि नहीं, यूपीएससी का पेपर भी इन्होंने 4 साल डिजाइन किया है, आज के ठीक 14-15 साल पहले। अच्छा जी, ये फिरोज गांधी जो महाविद्यालय है रायबरेली में, वहाँ वो असिस्टेंट प्रोफेसर थे। और तमाम पदों को उन्होंने अलंकृत किया है, तमाम सम्मान भी उनको प्राप्त हैं। उनकी तमाम पुस्तकें जिन पर आज रिसर्च हो रहे हैं, तो ये भी संस्कृत जगत के लिए एक अमूल्य धरोहर हैं। ऐसे विद्वान बनारस में तमाम ऐसे पूजनीय विद्वान हैं, तो बहुत लोग हैं संस्कृत जगत में जिन पर। आप लोग जो आपस में बात करते हैं कभी संस्कृत में करते हैं? कोई अच्छा उतनी आती है संस्कृत की जितनी मतलब भाषा स्तर पर आप लोग अगर बातचीत करना चाहें संस्कृत? हाँ हाँ बिल्कुल, बातचीत होती ही है, कभी कदार होती है। अमूमन चूंकि आदत नहीं है, स्वभाव में नहीं है, क्योंकि हम लोग अब प्रोफेसर से भी वार्तालाप कर रहे हैं तो हिंदी में ही कर रहे हैं, तो हो रही है। अच्छा, आप संस्कृत में बात करते देखना चाह रहे हैं क्या? अब जैसे संस्कृत हम ही को बोलना हो भी यहाँ कि आज हम लोग बात कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? अस्याम सभायाम समुपस्थिताः परम सम्माननीयाः आदित्य महाभागाः कपिल महाभागाः अर्पित महाभागाः अद्याहं भवतां समक्षे किंचित वक्तुमिच्छामि शृण्वन्तु दृश्यन्तु भवन्ताः। आज इस सभा में हम लोग बैठे हैं। ऐसे अच्छा, मजाक में कभी दुकानदार से मौज लेने की मतलब मन किया हो, या किसी से मौज लेने का मन किया? करता नहीं कि जैसे कि चलो वो तफरी लेते हैं, काटते हैं आज बाहर जाकर के? जो आप कह रहे हैं किसी की टफरी लेना, ये एक संस्कृत छात्र का कर्तव्य नहीं है कि वो किसी की खिंचाई करे। हाँ, वही वो कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाएगा, अपने कायिक मानसिक वाचिक किसी भी रूप में सामने वाले व्यक्ति को वो बुरा नहीं कहेगा। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित कहते हैं। और व्यक्ति क्यों बुरा काम करे? क्योंकि हमारे मन में ये सोच होता है कि नहीं, हमारे अंदर एक परमात्मा बैठा है, वो देख रहा है कि सामने वाले व्यक्ति को कभी बुरा लगेगा तो कहीं इंसाफ के तौर पर हमें ना कोई बुरा भला ना कह दे। बस इसी सोच को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं। मजाक कभी नहीं करते? मजाक नहीं करते हैं किसी से, बिल्कुल नहीं। हाँ, कभी हिंदी में भी नहीं मजाक करते हैं? हिंदी में नहीं, मैं किसी को मजाक नहीं किया हूँ आज तक। उड़िया में? हाँ, कभी कभार भाषाई तौर पर अगर मैं किसी को कुछ कह देता हूँ तो उसे बुरा लग जाए, तो ये मेरा फॉल्ट नहीं है, क्योंकि मैं कभी कभार ऐसे कभी मन नहीं चलाता है कि ला यार उड़िया में इसको हम क्या पता चलेगा? नहीं, मुझे जब बहुत गुस्सा होता है तो मैं कह भी देता हूँ। ऐसे उड़िया भाषा में अपप्रयोग करता हूँ। संस्कृत भाषा में ऐसे अपप्रयोग, ऐसे गालियां तो हैं, जैसे कि आप कह रहे थे कि चुटकुला है या ऐसा है, तो हम एक छोटी सी पुस्तक मिलता है हास्य कणिका, ठीक है, उसमें मतलब संस्कृत में चुटकुले कैसे होते हैं, तो वो सारी चीजें वहां पर कहा गया है। लेकिन ये नहीं है कि मतलब किसी को गाली दो, तो मतलब गाली भी है संस्कृत में, नहीं है नहीं कह रहे हैं, गाली भी है, लेकिन वो गाली संस्कृत आश्रित है। इसको थोड़ा सा क्लेरिफाई करिए कि जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, या चैट जीपीटी अभी आ गया है, उसकी बात कर रहे हैं, तो फटाक से उसमें कुछ भी डाल दो, फटाक से हिंदी अंग्रेजी में दे देता है हमको। संस्कृत में अभी तक ऐसी चीजें बहुत कम देखी गई हैं, तो इसको कैसे मानते हैं कि हम लोग कैसे उसको जो है आगे बढ़ा सकते हैं, या किन चीजों को लेकर के इस प्रकार की चीजें आ सकती है टेक्नोलॉजी के रूप में? ऐसा संस्कृत जैसे कि आप लोग उसके विद्यार्थी हैं, तो किस प्रकार से आप उन चीजों, जैसे आप शोध भी कर रहे हैं, तो उस चीज को कैसे आप चीजें इधर लेके आएंगे, इसको थोड़ा सा बताइए। देखिए, सारी चीजें मुझे लगता है उपयोगिता पर डिपेंड करती हैं। आप कह रहे हैं कि चैट जीपीटी पर आज कोई भी मैटर हम डाल रहे हैं तो आंग्ल भाषा में अर्थात अंग्रेजी में तुरंत हमको मिल जा रहा है, हिंदी में डाल रहे हैं तो मिल जा रहा है। तो ये देखिए, जो हिंदी और अंग्रेजी में डालने वालों की जो संख्या है वो बहुतायत है, उनके परसेंटेज नो डाउट संस्कृत से ज्यादा है। संस्कृत पढ़ने वालों की संख्या अब धीरे धीरे फिर से बढ़ रही है, और मुझे लगता है जब इनकी संख्या हिंदी या अंग्रेजी की तुलना में आधी भी आएगी ना, तब तक वो सारी चीजें उपलब्ध होने लगेंगी। जो रिसर्च स्कॉलर बैठे हैं, एआई का दौर चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, तो जो अभी रिसर्च स्कॉलर हैं, जैसे हम लोगों को ले लीजिए, जाहिर सी बात है हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे साल 2 साल 10 साल में, तो जहां भी जाएंगे वहां इन विषयों को लेकर गंभीरता से काम करेंगे कि आने वाली जो जनरेशन है उनको ये असुविधा ना हो जो हम लोग झेल रहे हैं, वो सारी असुविधा ना हो। तो जाहिर सी बात है जब हम लोग वहां पहुंचेंगे तो उन सब सारी चीजों पर काम करेंगे, या हमसे पहले हो सकता है जेएनयू, डीयू, बीएचयू या इलाहाबाद या तमाम यूनिवर्सिटीज हैं जो इसको लेकर काम कर रही हैं, और हो सकता है हम लोगों के समय में ही साल 2 साल में ये सारी चीजें चैट जीपीटी पर उपलब्ध हो जाएं संस्कृत भाषा में भी।
आप संस्कृत पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको कंप्यूटर का नॉलेज भी आना चाहिए। जैसे कि आधुनिक दौर चल रहा है, तो आपको टेक्नोलॉजी के साथ संपर्क बनाना चाहिए। क्योंकि आप संस्कृत को, जैसे आप कह रहे हैं कि एआई में संस्कृत को कैसे ले सकते हैं, तो हम लोग शोधार्थी हैं और हम संस्कृत के शोधार्थी हैं। हम अगर टेक्नोलॉजी के साथ मतलब कनेक्टेड हो करके, मतलब टेक्नोलॉजी को माध्यम बना करके संस्कृत को कैसे आगे लिया जा सकता है, इसके प्रति हम जागरूक होकर के आगे अगर हम लोग अग्रसर होंगे, तो आप जो कह रहे हैं एआई में संस्कृत आता नहीं है, तो उसका हम लोग कर सकते हैं, फीड कर सकते हैं। क्योंकि गूगल में वही आता है जो कि ऑलरेडी फीडेड है, ठीक है। और संस्कृत के क्षेत्र में एआई में क्या है, मतलब संस्कृत कैसे आ सकता है, ये इस पर हम लोगों को काम करना है कि एआई में संस्कृत का स्थान हो और संस्कृत में चीजें आए, और उस फीड करने का काम संस्कृत अध्यापकों का, संस्कृत शोधार्थियों का होना चाहिए। बढ़िया। अंतिम सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल इस प्रकार की है कि ये तो हो गई चीज़ें, एक गवर्नमेंट सेक्टर की बात हो गई, भाषा पर बात हो गई, छात्रवृत्ति पर बात कर ली हमने। जो है प्राइवेट सेक्टर में जो है संस्कृत को लेकर के कहाँ कहाँ, जैसे कि मान लीजिए आप कोई नहीं जाना चाहता है, प्रोफेसर नहीं बनना चाहता है, कुलपति नहीं बनना चाहता है, या प्राइवेट सेक्टर में कहाँ कहाँ इसकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि जैसे कि बहुत सारे लोग जो है हिंदी में अगर बढ़िया पकड़ है तो किसी उसमें गए, वहाँ पर कापियाँ चेक कर रहे हैं, या हिंदी में निबंध लेखन कर रहे हैं, या किसी की कंटेंट राइट कर रहे हैं। तो संस्कृत में कहाँ कहाँ पर जो है चीज़ें मिल सकती हैं, इस प्रकार से लोगों को क्या क्या कर सकते हैं, उसको बताइए। आपको मैं 3 संस्कृत के उदाहरण देकर अपनी बात शुरू करूंगा। देखिए, संस्कृत में प्राइवेट एक इलाहाबाद में एक हैं जो चैनल चलाते हैं अपना संस्कृत गंगा के नाम से। क्या शुभ नाम है उनका? सर्वज्ञ भूषण जी। हम ही लोग एक चैनल चलाते हैं जो जेएनयू से संचालित होता है, जिसका नाम है संस्कृत स्पेस। अच्छा जी। उसमें वो एक तरीके से अपना प्राइवेट काम ही है। हम अपना पूंजी लगाकर संस्कृत को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। कई बार उस जो प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कराते हैं उसके लिए कुछ फीस भी लेते हैं, तो वो भी व्यक्तिगत हम लोगों के पास आता है। बीएचयू में ही ज्ञान क्या है करके, ज्ञान दत्त एकेडमी करके एक लड़का है जो चला रहा है ऐसे। हाँ जी, अंकुर शुक्ला। तो ऐसे तमाम चीजें हैं जो प्राइवेट ही हैं, ये सरकारी नहीं, इसका सरकारी से कोई लेना देना नहीं। और जब आप कोई संस्था चलाने लगते हैं प्राइवेट के माध्यम से, तो तमाम एनजीओज हैं और तमाम ऐसी चीजें हैं जो प्रोजेक्ट देती हैं आपको। स्वामी रामदेव का प्रोजेक्ट चल रहा है अभी, तमाम स्कॉलर्स उसमें काम कर रहे हैं। वो भी एक तरीके का प्राइवेट प्रोजेक्ट ही है जिसमें संस्कृत के स्कॉलर काम कर रहे हैं, और एक नहीं, लगभग हजारों की संख्या में है पूरे भारत से जो उसमें काम कर रहे हैं। तमाम वेदों में, धर्मशास्त्रों में और जितने हमारी प्राचीन पुस्तकें हैं उसमें वैज्ञानिकता के ट्रेसेस क्या क्या हैं, क्या क्या चीजें बताई जा चुकी हैं पहले, जिनके आधुनिक में महत्व क्या है। तो तमाम छात्र जो हैं, छात्र और छात्राएं उसमें काम कर रहे हैं। वो भी एक तरीके का प्राइवेट सेक्टर का ही काम है। जो भी गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहे हैं उनका रिसर्च ही चल रहा है, उसके बाद भी उनको 50-60 हजार रुपए पर मंथ मिल रहे हैं। इसमें भी काम हो सकता है। तमाम लोग, कुछ लोग अनुवाद का काम करते हैं जो किसी जगह नियुक्त नहीं, उसके बाद भी। अभी हिंदवी एक वेबसाइट है, रेख्ता है उर्दू का इतना बड़ा। वो रेख्ता वालों ने क्या किया, उर्दू में हनुमान चालीसा और इन सारी चीजों का अनुवाद कराया है। जी, तो उसमें भी हनुमान चालीसा का अनुवाद है या जो शिवतांडव का अनुवाद है, ये करने कौन जाएगा? कोई संस्कृत का ही छात्र जाएगा। भाई, हनुमान चालीसा का अगर अनुवाद उर्दू में करना है तो उर्दू वाले की जरूरत है, लेकिन अगर इसका ट्रांसलेशन, शिवतांडव का ट्रांसलेशन आपको उर्दू में करना है तो एक उर्दू वाले की भी जरूरत आपको है और एक संस्कृत वाले की जरूरत है आपको। तो प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारी जॉब है, बस आप में कर्मठता होनी चाहिए, आप में पढ़ने का हुनर होना चाहिए, आप अपनी चीजों को रख पाए समाज में। बस बहुत बढ़िया। तो आज इसी प्रसंग के साथ यहीं पर समाप्त किया जाता है। बाकी हमने जो है बढ़िया से बात कर ली है संस्कृत विषय पर, चूंकि हमें दिलचस्पी भी है संस्कृत पढ़ना और संस्कृत के श्लोकों को जानना, अपनी संस्कृति को बारे में जानना उसको, और संस्कृत को पढ़ना बहुत अच्छा हमें लगता है। तो हमने सोचा क्यों ना साहब से, जो गुलशन भैया से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल हम बात करेंगे आपसे। तो इन साहब लोगों से हमारी बात हो गई है। अगर आपके मन में कोई सवाल है या फिर कोई शंका है तो आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। हमें जैसे ही मौका मिलेगा हम उसको बताने का पूरा भरसक प्रयास करेंगे। समाप्त करने से पहले अगर आप चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए।